जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सपना शुक्ला। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने अपनी एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 30 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें मुरादाबाद बिजनौर से सत्यपाल सैनी को टिकट दिया है, रामपुर बरेली से कुंवर महाराज सिंह को टिकट दिया गया है और बदायूं से वागीश पाठक को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। इंतजार बीजेपी का किया जा रहा था, जिसमें बड़ा नाम निकल कर आया है सत्यपाल सैनी का। सत्यपाल सैनी मुरादाबाद बिजनौर से टिकट दिया गया है, सांसद भी रहे हैं। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लाइव उनका रुख करते हैं। विशाल, 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें सत्यपाल सैनी को मुरादाबाद बिजनौर से टिकट दिया गया, सांसद भी रहे हैं। और कौन कौन से नाम शामिल हुए हैं? देखिए, चूंकि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले बताया था कि ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के एमएलसी जिन्होंने चुनाव से पहले बीजेपी में ज्वाइनिंग की थी, उनको टिकट दिया जाएगा। तो उनमें से कई लोगों को टिकट दिया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो रमा निरंजन को टिकट मिला है, समाजवादी पार्टी से आए थे। इसके बाद पप्पू सिंह बलिया के हैं और उन्होंने समर्थन दिया था, बीजेपी में शामिल हुए थे और उनको टिकट दिया गया है बीजेपी से। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं तो गोंडा की तरफ से अगर बात करते हैं तो गोंडा में जो है टिकट दिया गया है। खास बात है ये कि अवधेश सिंह मंजू को टिकट दिया गया, रामचंद्र प्रधान को टिकट दिया गया, चंचल सिंह को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रांशु द्विवेदी जो उत्तर प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको भी टिकट दिया गया है। तो ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं उन पर दांव खेला गया है और ज़्यादातर जो समाजवादी पार्टी से भाजपा में आए थे चुनाव से पहले, वो जो है इस बार बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल जो 30 उम्मीदवारों के नाम है, उनकी घोषणा जो है वो कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। जी विशाल, इस लिस्ट के आने से पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी करना चाहती है और उनको एमएलसी के जरिए देखिए सरकार में लाना चाहेगी। कोई ऐसा नाम आप देख रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल इसमें कोई ऐसा नाम नहीं दिखाई पड़ रहा है और अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर वही नाम है जो समाजवादी पार्टी से एमएलसी से, जैसे सीपी चंद की बात करें गोरखपुर से आते हैं और उद्योगपति हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी थे और अब उनको जो है बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रतनपाल सिंह है, देवरिया से हैं। बहुत कोई बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए, क्योंकि देखिए एक चर्चा जरूर थी कि अपर्णा यादव को जो है वो मंडल में शामिल किया था, लेकिन चूंकि अभी बीजेपी की जो पूरी लिस्ट है वो नहीं आई है, 30 नामों के जो ऐलान है वो किए गए हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आगामी दिनों में जो लिस्ट आए उस पर कुछ जो है मंथन किया गया हो, उन पर कुछ विशेष नाम जो है वो रखे जाए। लेकिन 30 नामों के जो अभी ऐलान किए गए, इनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको लेकर ये चर्चा हो कि इसको मंत्रिमंडल में हिस्सा में जो है हिस्सेदारी दी जाएगी। इसमें से अगर हम बात करें तो पप्पू सिंह की बात करते हैं तो पप्पू सिंह जो है चंद्रशेखर के परिवार के आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के। तो ऐसे में बलिया में बीजेपी की उन्होंने इस बार जो है तरफ से जो है प्रचार किया था, बीजेपी ज्वाइन किया था। तो ऐसे में इस बार जो है बीजेपी की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो प्रज्ञा त्रिपाठी बहराइच से हैं। अगर इसके साथ गोंडा की बात करते हैं तो मंजू, आप ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे जरूर हैं जो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी से आए हैं और उनको भी यहाँ पर टिकट दिया गया है। 6 नाम अभी रोक लिए गए हैं, 36 नाम आने हैं। हम मानकर चले कि देखिए किस तरीके से उनके समर्थकों को टिकट दिए गए हैं। अब जिसमें अपर्णा यादव का हम इंतजार कर रहे हैं कि अपर्णा यादव को भी टिकट मिल सकता है। कुछ और नाम भी हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिसमें सुरेश राणा और ये तमाम नाम रखे गए हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि जो मंत्री हारे हैं उनमें से किसी को जगह दे दी जाए, एमएलसी चुनाव लड़वाया जाए और फिर उनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए, इस तरह की अटकलें थी। लेकिन अभी फिलहाल सस्पेंस जो है वो बरकरार है। 6 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर अभी फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है कि कौन होंगे उम्मीदवार, इसको लेकर अभी चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी जो 30 नाम आए इनमें जरूर जो है नेता जो हैं वो शामिल है। लेकिन अगर हम सैनिक की बात करें या तमाम और भी नाम करें, चंचल सिंह पहले भी एमएलसी रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो अभी कोई एक बहुत बड़ा ऐसा कोई चेहरा जो मंत्रिमंडल का हिस्सा रहा हो, वो जो इस बार हार गया हो, उसको जगह दी गई हो, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। अगर हम इसमें पूरी बात करते हैं तो अरुण कुमार यादव है, आजमगढ़ से हैं। देखिए, आजमगढ़ में भी बीजेपी की हालत इस बार विधानसभा चुनाव बहुत बेहतर नहीं रही, लेकिन चूंकि अरुण यादव की बात करें तो अरुण यादव को वहां से उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव जो है वो बीजेपी ने खेला है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो केपी श्रीवास्तव हैं इलाहाबाद से, उनको जो है एमएलसी का टिकट दिया गया है। तो कई ऐसे दावेदार थे, लेकिन उनके बीच में फिलहाल ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो नाम पहले से तय कर रखे थे, लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये बता रहा था कि समाजवादी पार्टी से जितने भी जो है
एमएलसी आए हुए हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, उनको जो है तोहफा दिया जाएगा और फिलहाल वो तोहफा दिखाई पड़ा है। अब रमा निरंजन की बात कर सकते हैं। रमा निरंजन कभी समाजवादी पार्टी से एमएलसी थी, लेकिन अब उनको जो है बीजेपी ने जो है टिकट दिया है। तो इसी तरह से तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जो है ये कहा सकता है कि इस बार फिर से चुनावी मैदान में जो है बीजेपी ने अपनी तरफ से उतारा है। जी बिल्कुल, और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से समर्थकों को टिकट दिया गया है और कुछ सीटें जो है बचा ली गई हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है विशाल, क्योंकि निकाय चुनाव में जितने भी प्रत्याशी जीते थे वही इस बार वोटिंग करने वाले हैं। तो ऐसे तमाम प्रत्याशी वो भी हैं जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब बीजेपी में आए और उनको टिकट दे दिया गया। हालांकि बीजेपी अभी स्ट्रांग पोजीशन में दिख रही है, अगर हम इस चुनाव में भी देखते हैं उसका कितना असर पड़ेगा? नहीं, देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप नरेंद्र भाटी का नाम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र भाटी का नाम तब चर्चा में आया था जब उत्तर प्रदेश में दुर्गा शक्ति नागपाल का मामला सामने आया था और अवैध जो है बिल्डिंग गिराने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। तो उसके बाद नरेंद्र भाटी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उनसे पूछा भी गया था क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरह तमाम चीज़ें उनको भी एमएलसी का जो है टिकट दिया गया है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो देखिए कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा होनी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि तमाम जो ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनको इस बार तोहफे के तौर पर जो है एमएलसी का टिकट दिया गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर वंदना मुदित वर्मा है, इसके साथ साथ नरेंद्र भाटी है, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं विजय शिवहरे हैं और रमा निरंजन की हम बात कर ही रहे थे, प्रांशुता द्विवेदी की हम बात कर ही रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि अभी फिलहाल जो 6 सीटें छोड़ी गई हैं, जो 6 नाम की घोषणा नहीं की गई है, उनमें कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन नामों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नाम नहीं है। केवल एक नाम है जिसको लेकर चर्चा फिलहाल नहीं थी, प्रांशुता द्विवेदी की, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उनको जो है इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन तमाम वही नाम है जिनको लेकर लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बता रहा था कि समाजवादी पार्टी से जितने भी एमएलसी आए ज़्यादातर में से के ऊपर जो है बीजेपी दांव खेलेगी और उनको एक तोहफा देगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जीते हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बीजेपी के लिए बेहतर तरीके से कन्वेंसिंग की है, वोट अर्जित किए हैं, तो उनको तोहफे के तौर पर जो है एमएलसी का टिकट दिया जाएगा। तो फिलहाल अब विशाल, आज भी आपने स्वतंत्र सिंह से बातचीत की और आपने जब नामों को लेकर पूछा तो मुस्कुरा कर ये कहा कि जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं उन पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं और देखते हैं कब तक लिस्ट आती, जल्दी आ जाएगी। 30 नाम तो आ गए, लेकिन कुछ नाम अभी जिनकी चर्चा लगातार चल रही थी सरकार को लेकर भी, वो नाम नहीं आए हैं। क्या कोई खबर बीजेपी से मिल पा रही हो अंदर खाने से कि कब तक वो 6 नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि 21 तारीख आखिरी तारीख है? नहीं, देखिए वो भी नाम आएंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि जब सस्पेंस बनाना होता है और जब कुछ बड़े नामों को लेकर मंथन करना होता है तब थोड़ा सा वक्त लगता है। ये ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कोई भी विवाद नहीं था, बिल्कुल ये पहले से तय था कि चुनाव के बाद इन लोगों को जो है तोहफे के तौर पर, चूंकि इन्होंने एंड टाइम पर बीजेपी का साथ पकड़ा था, खुद जो है इनकी ज्वाइनिंग कराई गई थी बीजेपी में और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने लगातार इस तरह के तमाम जो एमएलसी थे उनको ज्वाइनिंग कराया था। तो ऐसे में ये माना जाता है कि इनको जरूर जो है टिकट दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नाम हम जो चर्चा करें, जो आप इशारा भी कर रही हैं, चाहे वो मंत्री के हों चाहे प्रहलाद यादव के हों, क्या उन पर दांव खेला जाएगा ये देखना होगा, क्योंकि देखिए वो 6 नाम ऐसे होंगे जिन पर मंथन होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि अभी कुछ जो जगह से जहां मंत्री हारे हैं वहां से अभी नामों की घोषणा नहीं की गई है कुछ जगहों पर। तो ऐसे में क्या मंत्रियों को जो है एमएलसी बनाया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर फिलहाल जो है अभी चर्चा होनी बाकी है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि इन नामों का जो खुलासा है वो आज में हो सकता है कि देर रात तक हो जाए। 6 नाम जो है वो अलग से जारी किए जाए, लेकिन फिलहाल आज ये जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था कि आज दोपहर के बाद ये लिस्ट आ जाएगी। तो फिलहाल खबर पर मुहर लगी है, लिस्ट आ गई है और ये कहा जा रहा था, लगातार हम ये खबर बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी से आए तमाम एमएलसीओं को इस बार बीजेपी अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाएगी। तो उन नामों में ज्यादातर नामों पर जो है मुहर लगी है और उन सभी को इस बार एमएलसी का टिकट मिला है। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं विशाल, इसमें से बहुत सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, चाहे मुरादाबाद की बात कीजिए, बिजनौर की बात कीजिए, रामपुर की बात कीजिए, बरेली की बात कीजिए, ये रोहिलखंड की सीटें हैं। हालांकि पश्चिम में उतना नुकसान नहीं झेलना पड़ा बीजेपी को, लेकिन विधान परिषद के इस चुनाव में बीजेपी ने बड़े सोच समझ के चेहरे दिए हैं। चाहे हम सत्यपाल सैनी की क्यों ना बात कर ले बरेली से। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर नहीं, देखिए बिल्कुल यही आपने जो नाम लिया है सतपाल सैनी का, ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण जो है उसको जो है साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए अब जो लामबंदी होगी, ये लामबंदी 2024 तक रहे, इस बारे में विशेष तौर पर जो है काम किया जाएगा। और इसीलिए जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो रही है वो बहुत सोची समझी तरीके से हो रही है, न केवल कि तोहफा नहीं है, इसको एक राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखा जा सकता है। और एमएलसी का चुनाव बीजेपी अगर फुल फ्लैश होकर जीत जाती है तो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश जाएगा और इसका फायदा उसको 2024 के लोकसभा चुनाव
चुनाव में होगा। और चूंकि अब 2022 के नतीजे जरूर आ गए हैं, लेकिन पार्टी तैयारी कर रही है 2024 की, और यही वजह थी कि देखिए आप राजभर को लेकर जब अटकलें चल रही थी तो राजभर को बीजेपी के साथ जाने में सबसे बड़ा बीजेपी का फायदा ये है कि राजभर ने कई जगहों पर ये प्रूफ किया कि राजभर के वोट बैंक जो है, जो सुभाषपा के वोट बैंक है, वो किसी पार्टी के साथ जाते हैं तो उसका फायदा होता है। तो बीजेपी को भी ये समझ में आता है, और इसीलिए एमएलसी के जो नामों की घोषणा हुई है उसमें आप देखिए तमाम समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी है उनको जरूर लौटेंगे आपके पास में। अरुण कुमार यादव जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है आजमगढ़ से बीजेपी की ओर से, वो हमारे साथ में जुड़ गए। अरुण जी, बधाई हो, आपको टिकट मिल गया है। और कैसे ये चुनाव आप देख रहे हैं? हालांकि इस चुनाव में बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन में दिख रही है क्योंकि निकाय के जितने भी प्रतिनिधि हैं वही चुनने वाले हैं। जी जी मैडम, ऐसा है कि मऊ के लोग हैं जी, ये सभी। हेलो जी जी, रखिए अपनी बात रखिए। आपने कुछ मुझसे पूछा, एक बार फिर पूछे क्योंकि आवाज थोड़ी आपकी धीमी आ रही थी। अरुण जी, बधाई, आपको टिकट भी मिल गया। और दूसरा ये कि बीजेपी समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन विधान परिषद के इस चुनाव में बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन में दिख रही है क्योंकि निकाय चुनाव में अच्छी सीटें मिली थी और वही लोग आप लोगों को चुनने वाले हैं। फिर भी आप कंपटीशन कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा, और दूसरी चीज ये है कि मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन चुनाव के बाद इतना दावा मैं जरूर करूंगा कि आजमगढ़ मऊ सबसे बड़ी मार्जिन से जीत होगी पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन विधानसभा में अरुण जी ऐसा नहीं दिखा है। विधानसभा में मऊ में भी, आजमगढ़ में भी हमने देखा कि कैसे आजमगढ़ में तो एकदम क्लीन स्वीप समाजवादी पार्टी ने कर लिया, मऊ में भी मुश्किलें बीजेपी को झेलनी पड़ी हैं। कुछ ऐसा विधान परिषद के चुनाव में भी देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल ऐसी कंडीशन नहीं रहेगी, बिल्कुल कंडीशन ऐसी नहीं रहेगी। और चाहे वो समाजवादी पार्टी का वोटर रहा हो, चाहे वो बीएसपी का वोटर हो, वो सारे लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को इस बार वोट करेंगे, क्योंकि आजमगढ़ और मऊ जिले में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है जो इनकी बात को सरकार तक पहुंचा सके और सरकार के और आजमगढ़ मऊ के लोगों के बीच की मध्यस्थता कर सके। इस वजह से सारे लोगों ने मूड बनाया है कि इस बार हम लोग जो है, अरुण जी, हमने देखा है कि एक तरफ से वोट करेंगे। हाँ, विधानसभा के चुनाव में भी लाख कोशिशें तो की गई, लेकिन आजमगढ़ में इस बार एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई बीजेपी को। फिर भी आप मैसेज कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि विधान परिषद में जो जीतता है वो भी एक स्ट्रांग मैसेज सरकार का पहुंचाता है, और जैसे आप स्ट्रांग पोजीशन में दिख रहे हैं, जीत भी जाते हैं, तो यहाँ के समीकरण कैसे बदलने की कोशिश करेंगे बीजेपी के लिए? मैडम, अब मुंह से मैं क्या बोलूं, मैं चाह रहा हूं कि अब काउंटिंग के बाद ही आपसे बात करूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और हमारे साथ में जानकारी साझा करने के लिए। तो अरुण कुमार यादव मऊ से, आजमगढ़ मऊ अथॉरिटी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको आप सुन रहे थे। हालांकि विधानसभा के चुनाव में नतीजे कुछ और दिखाई दिए, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी कहीं ना कहीं स्ट्रांग पोजीशन में दिख रही है। विशाल का रुख एक बार फिर से करते हैं। विशाल, देखिए, अरुण कुमार यादव को भी आप सुन रहे होंगे। आजमगढ़ एमवाई फैक्टर के लिए जाना चाहता है और इसीलिए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, नेताजी लड़े, उनके बेटे लड़े, सभी जीत यहां से हासिल करते हैं। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में हम देख रहे हैं कि समीकरण फिर भी बीजेपी के थोड़े से स्ट्रांग है। नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो अरुण यादव जरूर बोल रहे थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो रमाकांत यादव के बेटे सबसे बड़ी उपलब्धि अगर देखा जाए तो वहां पर आजमगढ़ में जिस तरह से बीजेपी को बहुत ज़्यादा हार का सामना करना पड़ा, एक भी सीट आजमगढ़ में नहीं जीती है। तो ऐसे में हमने कहा ना आपसे कि अब जो समीकरण साधने की कोशिश हो जा रही है वो हो रही है 2024 के लिए, और इसीलिए अब जो तमाम जो बड़े नेता हैं उनके बेटे को या उनके परिवार के लोगों को भी जो है अपने साथ रखना है। इसके साथ साथ जो समाजवादी पार्टी की जो ताकत थी, जो तमाम एमएलसी थे जिनको तोड़ के लाया गया था तो विधानसभा चुनाव से पहले, उनको जो है अपने साथ पार्टी में बनाए रखना है। तो ऐसे में सीधे तौर पर चुनाव लड़वाया जाएगा, एक बड़ा संदेश दिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आपकी जो उपयुक्तता है उसको जो है साबित करने का आपके पास वक्त होता है। आप चुनाव लड़िए, जीतिए और उसके पार्टी में जो है अपने आप को महत्वता दिखाइए। हालांकि इनमें से तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर ये बिल्कुल चर्चा नहीं है कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन चूंकि ये बीजेपी है, बीजेपी में फैसले लौटेंगे आपके पास में। रविशंकर सिंह पप्पू हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बलिया से उम्मीदवार बीजेपी ने इन्हें बताया, जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे। रविशंकर जी, बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट मिला। लेकिन हम देख रहे हैं समीकरण भी अभी फिलहाल आपके इसमें दिख रहे हैं, लेकिन कैसे समाजवादी पार्टी को टक्कर देंगे, क्योंकि वहीं से कहीं नाता था पुराना। जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको, होली की शुभकामना। बलिया सीट पर कैसा कंपटीशन है सर? अब टिकट का ऐलान समाजवादी पार्टी भी कर चुकी है। बलिया की 2 सीट तो विधानसभा में जीत ली है, लेकिन कुछ सीटों पर हार भी मिली। हैसियत नहीं है जी, कोई टक्कर नहीं है भाजपा से। समाजवादी पार्टी टक्कर में नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ। तो सर, समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं पुराना नाता रहा था, आप कैसे देख रहे हैं कि वो कैसी पोजीशन में दिखेगी? हालांकि निकाय चुनाव के जितने भी प्रत्याशी थे वही वोटिंग करने वाले हैं। जी, हमारे साथ सारे प्रधान और बीडीसी का आशीर्वाद प्राप्त है
जिला पंचायत सदस्यों का प्राप्त है, नगर पंचायत अध्यक्षों का प्राप्त है, इसलिए जीत सुनिश्चित है। चलिए, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विशाल, आप सुन रहे होंगे रविशंकर सिंह पप्पू हमारे साथ में जुड़े हुए थे और आप इनका जिक्र भी लगातार कर रहे थे कि कैसे समाजवादी पार्टी से भी पुराना नाता रहा, लेकिन वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बलिया में भी जीत हासिल होगी। और आप जिन समीकरणों की बात कर रहे हैं वो समीकरण नाम में भी दिख रहे हैं। आप पीलीभीत से देखिए किसको दिया गया है, हरदोई से एक अग्रवाल कैंडिडेट उतारा गया है। आपने सत्यपाल सैनी का जिक्र किया क्योंकि सैनी समाज में ज्यादा तादाद में दिखता है। तो ये समीकरण 2024 के लिहाज से दिख रहे हैं, इस लिस्ट में तो कम से कम दिख रहे हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप देखिए तो बलिया में अभी जैसे बात कर रहे थे पप्पू सिंह, तो पप्पू सिंह और उस परिवार से आते हैं, उस परिवार का नाम देश ही नहीं पूरा विदेश भी जानता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के परिवार से आते हैं, तो ऐसे में नीरज शेखर पहले से ही राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, ऐसे में पप्पू सिंह भी आ जाते हैं। तो सीधे तौर पर एक बलिया जो है उसको साधने की कोशिश होगी। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो हम गोंडा की बात कर लेते हैं, तो गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी है मंजू, उनको टिकट दे दिया गया है। हम हरदोई की बात कर रहे थे, तो हरदोई में जो अग्रवाल मिला, ये नरेश अग्रवाल खेमे के माने जाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं, देखिए स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, बड़े नेताओं के तमाम जो करीबी हैं, परिवार के लोग हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं। विशाल आपके पास में पवन सिंगर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, इस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था, बहुत बड़े नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा था, जिनमें से एक अपर्णा यादव भी थी कि उनके एमएलसी के जरिए उनको सरकार में एंट्री दिलाई जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर हम ये लिस्ट देखते हैं और हम देखते हैं कौन कौन से चेहरे कहां से उतारे गए हैं, तो हमें एक जातिगत समीकरण साधता हुआ दिख रहा है और वो 2024 की तैयारी भी दिख रही है। हाँ, देखिए, अगर एमएलसी चुनाव की अगर आप बात करेंगी तो समीकरण पे चुनाव होता है और क्षेत्रवाद में कौन बड़ा छत्रप है, उसका किस तरीके से पकड़ है प्रधानों के बीच में, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्षों के बीच में, ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि पहले के चुनाव में देखा जाता रहा कि बाहुबल और धनबल इसमें ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जब लिस्ट का आप आकलन करेंगी तो इसमें आपको दिखाई देगा कि शशांक शेखर जो पूर्व कैबिनेट सचिव थे बीएसपी सुप्रीमो के समय में, उनके भाई है मुदित माथुर, उनकी पत्नी को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आजमगढ़ से अरुण यादव को टिकट दिया है, रमाकांत यादव के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से उनके पिताजी इस बार उन्हीं के सीट से विधायक थे, अब विधायक हुए हैं और अरुण कांत ने चुनाव लड़ना मुनासिब नहीं समझा। अब अरुण कांत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया है। पर रविशंकर सिंह है, पप्पू सिंह के नाम से जाने जाते हैं, बलिया में चंद्रशेखर सिंह के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके पोते हैं वो, और काफी रसूख रखते हैं अपने क्षेत्र में, उनको टिकट देने का काम किया है। रमा निरंजन है, ये समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी एक नेता हैं, उनकी एक तरीके से रिश्तेदार लगती हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ने का काम किया था, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये तमाम सारे समीकरण साधने का काम, अभी 6 प्रत्याशियों की सूची बाकी है, उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जो सीधे तौर पे पार्टी और सरकार के हस्तक्षेप के अलावा उनका खुद का रसूख और खुद का जो सदस्य बीडीसी प्रधान, उनमें उनकी पैठ हो ताकि वो चुनाव जीत सके। लिहाजा उन प्रत्याशियों को तरजीह दी जाती है और भारतीय जनता पार्टी ने वही काम करने का काम किया है। रही बात अपर्णा यादव की या अन्य तमाम नेताओं की, तो शायद अपर्णा यादव ने इच्छा नहीं जाहिर की होगी इस चुनाव, खासतौर से एमएलसी चुनाव को लेकर के, लेकिन अभी कई सारी सीटें बाकी हैं। अगर लखनऊ उन्नाव की अगर बात करेंगे, उसके बाद अलग अलग जो सीटें हैं वहां से अभी टिकट प्रत्याशियों को नाम को लेकर के चर्चा है। लिहाजा अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। हालांकि अगर वो चुनाव लड़ती हैं, लगातार चुनाव देखने को मिला, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, बीएसपी की सरकार रही हो या मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, जब भी एमएलसी लौटेंगे पवन आपके पास में। सीपी चंद्र हमारे साथ में गोरखपुर महाराजगंज से प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से, वो जुड़ गए हैं। सीपी जी, बधाई, आपको टिकट मिला है, लेकिन कैसे अपना ये पूरा चुनाव देख रहे हैं? हालांकि हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि निकाय चुनाव के प्रत्याशी आप लोगों को चुनेंगे, लिहाजा आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में फिर भी दिख रहे हैं। जी, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, जिसने हमारे ऊपर में भरोसा जताया है और जिस तरीके से जनमानस जो है उसने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके दिया है, व्यक्त किया है। मैं समझता हूं कि उसी तरीके का भरपूर जन समर्थन और आशीर्वाद जनता का और हमारे स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनका
जो स्थानीय निकाय के जो प्रत्याशी हैं उनको भी प्राप्त होगा। सीपी जी, हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में तो गोरखपुर की सभी सीटों पर बीजेपी ने कमल खिला लिया, लेकिन इस चुनाव में आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि निकाय चुनाव के जितने भी जीतने वाले उम्मीदवार थे या जीतने वाले वो लोग थे, सभी ने आपको वोट करना है। कैसे देख रहे हैं कि उनके बीच में पकड़ बने, कितने प्रधानों के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में या पंचायत के जितने भी नेता हैं उनके बीच में? देखिए, इस समय जो जनमानस है और जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो सारे लोग जो सरकार की नीतियों से इतना प्रभावित है और इतनी पूरी तरीके से भाजपा के लिए समर्पित है कि मैं तो अपने लिए कोई लड़ाई नहीं देखता हूं। मुझे लगता है कि वैसे ही समर्थन है और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग अपना इलेक्शन ये है वो खुद लड़ रहे हैं। हाँ। तो मैंने तो इस तरीके का कभी उत्साह देखा ही नहीं पहले। राजनीति में हम लोगों ने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके का माहौल है उस तरीके का माहौल और इस तरीके का समर्थन और उत्साह कभी देखने को नहीं मिला पूर्व में। तो मेरी ये कामना है कि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और पवन भी हमारे साथ में लगातार बने हुए थे, किस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि कौन कौन से उम्मीदवार उतारे गए हैं। एमएलसी के इस चुनाव में बीजेपी भले ही स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रही है, लेकिन ये तैयारी 2024 की भी है। आप पूरी लिस्ट देखते हैं। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।